दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, जो बैंक अकाउंट के फ्रीज से संबंधित थी कि क्यों आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और क्या आप कर सकते हैं उसको खुलवाने के लिए। आज की मेरी वीडियो है ये बताने के लिए कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो आप क्या करें और क्या ना करें, और उसकी कंप्लेन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे होता है, कहाँ आप गलती करते हैं, एक साइबर क्रिमिनल बेसिकली कैसे आपको ट्रैक करता है, क्या होता है। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो उसकी शिकायत कैसे करनी है, कहाँ करनी है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। इसमें बहुत देरी हो जाती है जिस कारण से हमारा पैसा नहीं रुक पाता है। बेसिकली आज हम साइबर क्राइम को दो कैटेगरी में डिवाइड करके बात करेंगे। पहली कैटेगरी होती है फाइनेंशियल फ्रॉड, जहां आपके साथ आपका पैसा जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है सोशल मीडिया का फ्रॉड। लेकिन आज हम बात करेंगे पहली कैटेगरी को लेके, क्योंकि जो पोर्टल डिज़ाइन किया गया है वो बेसिकली पहली कैटेगरी के लिए है। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो इसके दो तरीके हैं कंप्लेन करने के। एक तरीका है ऑफलाइन, एक तरीका है ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीका क्या होता है? ऑफलाइन तरीका ये होता है कि आप भारत में जिस भी राज्य या स्टेट के रहने वाले हैं, उस राज्य में आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, आपको वहाँ जाना होगा। आप अपनी वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ये ऑफलाइन तरीका है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन अलग से खुला हुआ है, सेपरेटेड साइबर पुलिस स्टेशन है। प्लस अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर का रहने वाला है, उसके घर से साइबर पुलिस स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, तो हमारी यूपी गवर्नमेंट ने उसके लिए जो उसका पुलिस स्टेशन लगता है, उसी पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क बनाई हुई है। यानी कि एक साइबर पुलिस स्टेशन हो गया और बाकी के जो पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट में, उन सब में एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई हुई है। आप कहीं भी जा सकते हैं। तो एक तरीका तो होता है ऑफलाइन कंप्लेन करने का, दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन कंप्लेन करने का। ऑफलाइन कंप्लेन में मैंने आपको बताया कि आपको साइबर पुलिस स्टेशन जाना होगा, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी वहाँ के एसएचओ सर के नाम कि सर टू द एसएचओ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट आप अपनी एप्लीकेशन पे राइट डाउन करिए, उनके पेमेंट का स्क्रीनशॉट दीजिए या पेमेंट का प्रूफ दीजिए उनको, और वहाँ पे कंप्लेन सबमिट कर दीजिए। लेकिन उसकी अपडेट के लिए आपको बार बार पुलिस स्टेशन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका हमारी गवर्नमेंट ने निकाला है हमारे लिए ऑनलाइन, कि अगर हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं तो हम अपनी कंप्लेन को ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन को फिल करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है फ़ोन कॉल करके, हम कॉल करके कंप्लेन करा सकते हैं। जो कॉलिंग नंबर है 1930 हेल्पलाइन नंबर, आप 1930 पर कॉल करिए, वो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करता है कि किस स्टेट के सिम का यूज़ हो रहा है कॉलिंग करने के लिए। तो उसी स्टेट की 1930 के कॉल सेंटर पे कॉल जाती है और आपकी कॉल, आप जो डिटेल उनको वो पूछते हैं आप बताते जाइए, आपकी कंप्लेन फिल हो जाएगी। और लास्ट में जब आपकी कंप्लेन फिल हो जाएगी तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक टेक्स्ट SMS आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि योर ग्रीवेंस हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड विद एक्नॉलेजमेंट नंबर। आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा और आपकी डिटेल लिखी होगी। एक तरीका। लेकिन 1930 पर कॉल करने की एक बाउंडेशन है कि अगर आपके साथ जब साइबर क्राइम हुआ है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी होगी कॉल के माध्यम से। दूसरा तरीका है वेबसाइट के माध्यम से। या तो 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है या 1930 पर कॉल नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो आप वेबसाइट का सहारा भी ले सकते हैं, जिसमें हमारी MHA द्वारा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स एंड I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर द्वारा एक वेबसाइट डिज़ाइन किया गया है www.cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे जाके भी आप अपनी कंप्लेन को फिल करा सकते हैं। कंप्लेन को फिल कराने का तरीका, आप जैसे ही वेबसाइट के URL को एंटर करेंगे किसी भी ब्राउज़र पर जाकर, तो वेबसाइट का होम पेज खुल के आपके सामने आएगा, जहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होगा फाइल ए कंप्लेन। आप फाइल ए कंप्लेन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आपके सामने आएगा जिसमें आपका लॉगिन डिटेल मांगा जाएगा। अगर आप प्रीवियस यूज़र है तो लॉगिन डालिए, लॉगिन कर लीजिए। न्यू यूज़र है तो नीचे न्यू यूज़र का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप क्लिक करिए और वेबसाइट आपकी वहाँ पर आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और OTP सबमिट करेंगे तो आप मेन विंडो पर आ जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। अब जब मेन विंडो की हम बात करते हैं तो हम लोगों से गलती यही होती है। उसमें 2-3 स्टेजेस होती हैं उस वेबसाइट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 स्टेजेस, जब जाके लास्ट में आपकी कंप्लेन सक्सेसफुली फाइल होती है।
फर्स्ट स्टेज आपकी डिटेल मांगी जाएंगी, आपका नाम, पिताजी का नाम, आप कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। जैसे ही आप वो फिल करेंगे तो लास्ट में आपसे पूछा जाएगा नाम, सारी डिटेल भरने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका एड्रेस। जैसे आप एड्रेस फिल करेंगे तो पूछा जाएगा आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है। आप पुलिस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लेन आपके पुलिस स्टेशन के एनसीआरपी पोर्टल पर पॉपअप हो जाएगी। अब एनसीआरपी पोर्टल क्या है? जिस वेबसाइट पर आप कंप्लेन कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, cybercrime.gov.in, ये है पब्लिक ग्रीवेंस, यानी कि आम जनता के लिए हमारी, जो वहाँ पे जाके कंप्लेन करती है। लेकिन जब कंप्लेन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तो वो कंप्लेन पहुंचती है पुलिस के पास। तो उस कंप्लेन को देखने के लिए पुलिस के लिए अलग पोर्टल बनाया गया है, जिसको बोला जाता है एनसीआरपी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। हम लोग उसको चेक करते हैं। पुलिस के लिए बनाया गया है प्लस बैंकिंग के लिए बनाया गया है। जैसे कंप्लेन आपकी सक्सेसफुल सबमिट हो जाती है तो उसका एक पॉपअप आपके पुलिस स्टेशन जाता है और एक पॉपअप जाता है कि आपके बैंक अकाउंट से निकलने के बाद जिस बैंक में आपका पैसा गया है। क्योंकि पुलिस के साथ साथ हर बैंकों में भी इस पोर्टल का एक्सेस दिया गया है कि ताकि वो चेक कर सके कि पैसा हमारे पास आ रहा है, फास्ट डिटेक्शन के लिए। आप लोग क्या गलती करते हैं? अपना केवाईसी डिटेल भरा, उसके बाद आता है पेमेंट डिटेल भरने का मेथड। आप पेमेंट डिटेल भरने में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप वहाँ ट्रांजैक्शन आईडी या अगर यूपीआई से पैसा ट्रांसफर हुआ तो आरआरएन नंबर आप गलत करते हैं। प्रॉपर्ली हम भरते नहीं है, आरआरएन नंबर गलत करते हैं, जिस वजह से पॉपअप जो है रिलेटेड बैंक को नहीं पहुँच पाता है। जब रिलेटेड बैंक को नहीं पहुँचता है तो आपकी कंप्लेंट पर ना तो होल्ड लग पाता है ना लीन लग पाता है, आपका पैसा बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब आप कंप्लेन कर रहे हो सेकंड स्टेज पर आकर, तो उसमें एक एक ट्रांजैक्शन आईडी को आपको सेपरेटेड भरना है। सपोज करिए आपके साथ 10,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, 2,000 करके 5 बार हुआ है, और आपने कंप्लेन में लिख दिया सीधा एक ही बार 10,000 रुपये। ऐसा नहीं होता है, आपको 2,000 रुपये की एक एक सेपरेटेड कंप्लेन उस पर भरनी होगी, और हर कंप्लेन का आरआरएन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट और टाइम वहाँ भरना होगा। तभी बैंक उसको आरआरएन नंबर से ट्रैक कर पाएगा कि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास आया है या नहीं आया है। तो सेकंड स्टेज जब आप कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली भर के, तीसरी स्टेज पर आपको ब्रीफ देना होगा कि आपके साथ इंसिडेंट कैसे हुआ है। आपको वो इंसिडेंट पूरा फिलअप करना है वहाँ पर, प्लस सस्पेक्टेड की डिटेल देनी होती है कि आप सस्पेक्टेड का आपके पास मोबाइल नंबर है, वीपीआई एड्रेस है, यूपीआई एड्रेस है, क्या है। वीपीआई एड्रेस यूपीआई का एक मेथड होता है ट्रांजेक्शन करने का, आप वहाँ पे उसको फिल करेंगे। उसको फिल करवाने का रीज़न ये होता है कि उन नंबर को ब्लॉकिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। जो आपसे डिटेल भरवाई जाती है वो नंबर ब्लॉकिंग लिस्ट में चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप अपनी कंप्लेन को सक्सेसफुली सबमिट करते हैं तो उसमें 2 काम होते हैं। पहला, सबमिट होते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी जो आपकी प्रूफ के लिए होगी, जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलेगा, आपका नाम, एड्रेस मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। और जैसे ही आपकी कंप्लेन सबमिट हुई तो जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है, आप भारत में जिस स्टेट, जिस डिस्ट्रिक्ट के जिस थाने के अंडर रहते हैं, उसी थाने के एनसीआरपी पोर्टल पर वो चला जाएगा। यानी कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपका कंप्लेन हो गया है, ऑटोमेटिक पोर्टल काम करना स्टार्ट हो जाता। और दूसरा पॉपअप उसका जाता है आपके बैंक के पास। आपका बैंक से मतलब है कि जैसे सपोज करिए मैं हूं और मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा, अब मेरे साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है 10,000 रुपये का, तो मेरे अकाउंट से निकल के पैसा जिस बैंक अकाउंट में गया उस बैंक अकाउंट का पॉपअप चला जाएगा कि ये SBI यूज़र है, इन्होंने एक साइबर कंप्लेन करी है साइबर क्राइम की, और इनका 10,000 रुपये निकल के आपके यहाँ पे आया। तो वो पॉपअप, वो हमारा जो पोर्टल है साइबर क्राइम वाला, वो इस तरह से डिजाइन है कि ऑटोमेटिकली वो ट्रांजेक्शन को रोकता चला जाता है। लेकिन आज की डेट में साइबर क्रिमिनल भी बहुत तेज हैं। साइबर क्रिमिनल का एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं वो। अब वो ज़माना चला गया कि जब वो 5-7 साल पहले OTP पूछा करते थे, अब वो OTP नहीं पूछते हैं। अब तो वो सीधा APK फाइल इंस्टॉल करा देते हैं आपके फ़ोन में आपका OTP बाईपास करने के लिए। अपने टॉपिक पर आते हैं, तो वो भी बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं? साइबर क्रिमिनल में एक बंदा होगा जो आपको कॉलिंग करेगा, कॉल से आपको फंसाएगा। दूसरे बंदे का काम होगा टेक्निकल सपोर्ट देना, यानी कि आपके फ़ोन में डेटा इंस्टॉल कराना है, क्या कराना है। और एक तीसरा बंदा होता है जो उनका व्हीकल लेकर, कोई भी लेकर 24 घंटे ATM पर खड़ा रहता है। जैसे आपके साथ साइबर क्राइम हुआ, कंफर्म हुआ कि पैसा आ गया, तो ATM वाले बंदे का काम होता है कि इमीडिएट उसको कैश विड्रॉल कर लेना। और आप लोग बोलते हैं कि सर पुलिस ने हमारा पैसा नहीं बचाया। सर इसमें पुलिस का रोल नहीं होता है। इस पूरे प्रोसेस में एक साइबर क्रिमिनल 5 से 7 मिनट लगाता है क्राइम करने में। केवल 5 से 7 मिनट में वो पैसा टोटल कैश विड्रॉल हो चुका होता है। और हम डिजिटल, पुलिस हो या बैंक हो, आपका पैसा तभी तो रोक सकते हैं तब किसी बैंक अकाउंट में बचा हुआ हो, ठीक है ना। और जिस बैंक अकाउंट का वो आप यूज़ करते हैं वो सारे हायर्ड अकाउंट यूज़ करते हैं वो लोग, मैंने बताया भी था इसके बारे में। अब फिर भी आपका पैसा, लेकिन वो पोर्टल इतनी फास्ट काम करता है कि आपका पैसा सपोज करिए 10,000 रुपये फ्रॉड हुआ था, 6,000 रुपये उसमें साइबर क्रिमिनल बहुत फास्ट करके निकाल लेता है।
और 4,000 रुपये आपका बच जाता है, वो होल्ड लग जाता है दूसरी, तीसरी या चौथी लेयर पर जाकर किसी बैंक में जाकर, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है वेबसाइट पर जाकर, या एनसीआरपी पोर्टल द्वारा, एमएचए द्वारा आपको बता भी दिया जाता है मैसेज के माध्यम से कि आपका 4,000 रुपये होल्ड या लीन मार्क लग गया है। अब आपका सवाल ये होता है कि सर हमारा 4,000 रुपये बच गया, हम इसको वापस कैसे लें? पहले तो तरीका हमको ये नहीं पता था कि हम कंप्लेन कैसे करें। दूसरा तरीका, अगर हमारा पैसा बच भी जाता है 4,000, 5,000, 10,000 जो भी बचा है हमारा, हम उसको वापस कैसे लें कि बैंक तो हमारे पैसे वापस दे ही नहीं रहा। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ का एक तरीका और एक प्रोसीडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप वापस कर देगा। बैंक कभी भी आपका जो होल्ड अमाउंट है, सपोज करिए आपके साथ 10 का फ्रॉड हुआ था, 4 आपके बच गए, बैंक कभी भी उन 4 को अपने आप वापस नहीं करेगा आपको। उसके लिए आपको एक प्रोसीडिंग अपनानी होगी। प्रोसीडिंग क्या होती है? वो होता है हमारा मान्य न्यायालय। न्यायालय के माध्यम से आपको उसको वापस लेना होगा। उसका तरीका क्या है? बहुत ज़्यादा आप न्यायालय का नाम सुनकर सोच रहे होंगे कि कोर्ट कचहरी का चक्कर, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ 2 दिन का काम होता है। आपको करना क्या है, किसी भी वकील साहब से, आपके जानकार परिचित वकील साहब हैं, उनसे आपको संपर्क करना है। उनसे बोलना है कि सर मेरे साथ एक साइबर क्राइम हो गया था जिसमें मेरा 10,000 रुपये चला गया था, और 10,000 रुपये जाने के बाद 4,000 रुपये मेरे बच गए हैं, जिसका ये मुझे मैसेज मिल गया है एनसीआरपी पोर्टल से। तो वो क्या काम करेंगे, वकील साहब एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे माननीय न्यायालय सीजीएम साहब के यहाँ, या जो भी संबंधित कोर्ट होगा, उसमें एक एप्लीकेशन देंगे कि सर ये एक हमारा क्लाइंट है और इसके साथ एक साइबर क्राइम हुआ था जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, इस एक्नॉलेजमेंट नंबर में इस व्यक्ति का इतना रुपये होल्ड लग गया है, इसको वापस कराया जाए। तो माननीय न्यायालय क्या काम करेगा, उसमें पुलिस से एक रिपोर्ट मांगेगा, पुलिस से पूछेगा कि ये बताइए कि ये जो इन्होंने कंप्लेन किया था ऑनलाइन, इसमें 10,000 रुपये इनके गया था, इनका 4,000 रुपये बच गया है, क्या ये बचा है या नहीं बचा है? तो जैसे ही वो रिपोर्ट हमारे पास पुलिस के पास आएगी तो हम लोग पोर्टल पर जाते हैं और चेक करते हैं कि इसका 4,000 रुपये बच गया है। सपोज करिए कैनरा बैंक में होल्ड लग गया है जाके, तो हम कैनरा बैंक से जिस बैंक में होल्ड लगा था उस बैंक की स्टेटमेंट मंगाएंगे और ये चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं है। तो जैसे ही स्टेटमेंट आ जाती है तो हम अपनी तरफ से वापस जो माननीय न्यायालय से हमारे पास रिपोर्ट आई थी उस पर हम वापस एक रिपोर्ट लगाकर न्यायालय भेजेंगे कि हाँ महोदय, इनका पैसा इस बैंक खाते में बचा हुआ है जो इनके फेवर में वापस हो सकता है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट हमारी माननीय न्यायालय जाती है तो माननीय न्यायालय फिर एक आदेश देता है पुलिस विभाग को कि ठीक है, इनका पैसा इनके खाते में रिफंड कराया जाए। एक रिलीज ऑर्डर बनता है अमाउंट का, वो रिलीज ऑर्डर स्कैन होकर संबंधित बैंक को जाता है। जब बैंक उस रिलीज ऑर्डर को ले लेता है तो पढ़ता है कि तो तब आपका पैसा वापस होता है। ये एक तरीका होता है। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आपको ये मेरी जानकारी लगी हो, अच्छी लगी हो, इस तरीके से आपका पैसा वापस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरी इस वीडियो से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि ये जानकारी मैंने आपके काम आ सकती है और अच्छी जानकारी है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए और कमेंट करिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पॉपुलर होना है या बहुत ख्याति पानी है, लेकिन हमारी सरकार द्वारा हमको एक टास्क दिया गया है, साइबर जागरूकता अभियान। हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर भी साइबर जागरूकता अभियान चलाते हैं। लेकिन आज के समय में मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं। हम किसी स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, 50, 100, 200 बच्चों को हम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम हज़ारों लाखों लोगों को एक बार में एड्रेस कर सकते हैं। जागरूकता ही बचाव है, ठीक है ना। और साइबर क्राइम आज की डेट में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार, पुलिस, बैंक सभी बहुत सफ़र हैं इस क्राइम से। और सरकार को हमारी मोबाइल की कॉलर ट्यून तक बदलनी पड़ी ताकि हम लोग अवेयर हो सके। हमारे देश में पोलियो मिशन चला, पोलियो ग्रसित देश था हमारा। हमने पोलियो कैसे बचाया? हमारी डॉक्टर की टीम डोर टू डोर, घर घर तक पहुंची, बच्चे को हमने पोलियो पिलाया, एक अभियान चलाया। हमको 20 साल, 30 साल लगे, 40 साल लगे, लेकिन आज हमने पोलियो ख़त्म कर दिया देश से। तो जागरूकता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम के बारे में अगर आप जागरूक रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास है मुझे कि साइबर क्रिमिनल आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। हम लोग कई बार एक शब्द का यूज़ करते हैं कि सर उन्होंने हमारा अकाउंट हैक कर लिया, व्हाट्सएप हैक कर लिया या फेसबुक हैक कर लिया। एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी कोई चीज़ हैक नहीं होती है। जो मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ कभी हैक नहीं होती है। एक साइबर क्रिमिनल जो होता है वो हमारे सोशल मीडिया को हैक नहीं करता है, वो हमें हैक करता है हमारे डिवाइस तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। आप एक बात समझ के चलिए, फेसबुक कंपनी है, व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, मेटा की सर्विसेज हैं सारी, वहाँ पे लाखों माइंडेड इंजीनियर्स काम कर रहे हैं।
सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, आईटी फील्ड्स के लोग काम कर रहे हैं, उन 1 लाख लोगों का दिमाग लगा है उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। क्या एक सिंगल पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रैश कर सके? आई थिंक नहीं। एक साइबर क्रिमिनल क्या काम करता है, वो आपको ट्रैप करता है। वो ये देखता है कि ये बंदा किस तरीके से मेरे जाल में फंसेगा। एक मछली की तरह कांटा फेंकता है आपके ऊपर, जैसे आप कांटे में मछली फंस जाती है उसका काम हो गया। वो कभी भी आपके डिवाइस को हैक नहीं करता, ना उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। वो हैकर नहीं है, वो एक स्कैमर है, छोटा सा स्कैमर, ठीक है ना। वो कभी भी डिवाइस को हैक नहीं करता, वो आपको हैक करता है दूसरे बहानों से, जैसे कि सर आपकी केवाईसी होनी है। ये गलती क्या करते हैं हम लोग, हम ही अपना एक्सेस उसे दे देते हैं, उसी का फ़ायदा उठाता है। बस अपना एक्सेस नहीं देना, अवेयर रहना, इसी को हम जागरूकता कहते हैं। धन्यवाद। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।